हिंदी में प्रश्नोत्तर लिखने का तरीका क्या होता है। पहली चीज़, प्रश्नोत्तर मतलब अब कभी भी आप लोग जैसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसमें से बहुत लोग तो पहली बार एग्ज़ाम देंगे हाई स्कूल का, तो गलती क्या करते हैं, पहले प्रश्न उतार लेते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रश्न नंबर 1, पूरा प्रश्न उतारते हैं, तब उसके बाद उत्तर लिखते हैं। तो हमको ये गलती नहीं करनी है, सीधे सीधे हमको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर, प्रश्न का उत्तर। ठीक है, प्रश्न का उत्तर मतलब पहला का। अब यहाँ पे मान लीजिए पहला का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, जो भी सही है। ठीक है, तो आपको बस ऐसे, कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि ऐसे सी लिख दिए, बात खत्म। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, पहला का सी उत्तर आ गया प्रश्नोत्तर, हमको प्रश्न नहीं उतारना है, बस ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर 1 का सी। इसमें मान लीजिए रीता सीता गीता कुछ भी लिखा हुआ है, या बाल गंगाधर तिलक जो भी लिखा हुआ है, जैसे भी। ठीक है, या कवि राज लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला का सी कविराज ऐसे लिखोगे। अगर आगे प्रश्न नंबर दूसरा है तो इसको हम लाइन छोड़ के लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम सटा सटा के नीचे लिखते चले जाएं। एक इसको लिखे तुम, ठीक है, एक लाइन छोड़ के फिर नीचे से लिखोगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर। हो सकता है तो 2 लाइन भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन भी छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा साफ साफ रहेगा। चेक करने वाले क्या करते हैं कि उनको साफ साफ रहेगा तो नंबर काउंटिंग में गलती नहीं होती है। ठीक है, अगर 2 लाइन छोड़ दोगे तो थोड़ा सा एकदम साफ दिखेगा उसको। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर मान लीजिए पहला हो गया, अब दूसरा का तुम्हारा बी सही है, बी में जो लिखा होगा यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तीसरा, ऐसे करके 20 प्रश्न लिख देना। अब 20 प्रश्न लिखने के बाद जो OMR सीट आती है, ध्यान सुनना, जय हिंद। OMR सीट में क्या होता है कि नीचे ऐसे OMR सीट पूरा दिया रहता है कि इसमें 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न दिए रहेंगे, 10 इधर दिए रहते हैं, 10 इधर दिए रहते हैं। इसमें देखो OMR सीट में ऐसे दिया रहता है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है बाबू, ध्यान सुनना, प्रश्न नंबर 1 इसमें भी दिया है, A ऐसे रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा। इसमें पहला का जो भी सही था, C सही था, तो आपको OMR सीट में इसको पूरा क्या करना था, ब्लैक करना था। क्या करना था, भरना था। अब देखो 20 प्रश्न ऐसे ही करोगे, मगर लास्ट में फिर से इसी में देगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके गिनती में देगा। फिर इनके आगे डब्बा लिखा होगा, ऐसे बस डब्बा बना रहता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे डब्बा बना रहेगा। तो पहला का कौन सा भरे थे, सी रंगे थे, तो यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। OMR सीट में यहाँ पे क्या होता है, लिखना पड़ता है। ठीक है ना, इसको बहुत लोग भूल जाते हैं। नीचे दिया रहता है उसमें CDE ऐसे जो भी है लिखना पड़ेगा, इसके बाद इसमें भरना होता है, या इसमें जो भरे उसको नीचे लिखो। तो दोनों भरना जरूरी है। ठीक है, 2 कॉपी होती है। अब यहीं से देखोगे तो ऐसे फाड़ने वाला दिया रहता है। ठीक है ना, तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि उसको मतलब अलग अलग करके जमा करना रहता है, तो स्कूल वालों को जमा करना होता है। ठीक है ना, तो बाकी सब वो स्कूल का है। तो आप लोगों को क्या करना था कि जो भी प्रश्न थे उनके जो विकल्प हैं उनका जो उत्तर है इसमें लिखना है। यहाँ पे लिखना भी है और यहाँ पे क्या करना है, रंगना भी है। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब चलते हैं जो लिखने वाले उत्तर हैं, ध्यान सुनना। लिखने वाले क्या हैं, नहीं कॉपी में नहीं लिखना होता है, वो विकल्पी को जिसे मैं बता रहा हूँ, बस मैंने बताया था। लाओ थोड़ा दिखाएं। इसमें ऐसे ही OMR सीट दी रहेगी, यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखो, हाँ यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन। ये क्या है, हाई स्कूल परीक्षा का मतलब जमा होगा। अब बोर्ड ऑफ हाई स्कूल AB जमा होगा। इसमें 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न के उत्तर भरने होंगे, A B C D जो भी है इसमें बना था, वही नीचे बताया था। हाँ, इसमें हमको क्या करना है, रंगना है। इसके 2 पार्ट है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो नीचे वाला क्या होता है कि इसमें ऑप्शन लिखना है कि कौन किसका सही है, और इसमें क्या करना है, वही वाला ऑप्शन रंगना है। अगर बाय द वे आप लोगों की OMR सीट गलती हो जाती है, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी दे दूं कि अगर आप लोगों की OMR सीट गलत हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी निरीक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक, उनसे कहिए कि हमारी OMR सीट गलत हो गई है, रोल नंबर वगैरह जो भी गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए उस पर बहुत ज़्यादा गलत हो गई। ठीक है, गलत नहीं करना है। अगर गलत हो जाती है तो एक और OMR सीट मिलेगी नारंगी रंग की। ठीक है, गुलाबी नहीं, नारंगी नहीं, गुलाबी होगी, ठीक, पिंक कलर की। तो एक OMR सीट मिलेगी, उस OMR सीट को लेके आपको भर के जमा करना पड़ेगा।
मान लीजिए AOMRC छोड़ देते हैं तो उसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मगर गलती नहीं करना है, ज़्यादातर हम लोगों का यही होना चाहिए कि गलती ना हो। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए उत्तर कैसे लिखना होता है। मान लीजिए प्रश्न कोई है, उसका उत्तर लिख रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर मान लीजिए जब भी आएगा तो 20 के बाद ही आएगा तो 21 आएगा। ठीक है, तो ऐसे 21 लिख दीजिएगा, प्रश्नोत्तर 21। इसके बाद क्या होगा कि ऐसे ये तो इधर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न में जो पूछा रहेगा, ठीक है, या किसी का चरित्र चित्रण या कोई संदर्भ प्रसंग कुछ भी पूछा रहेगा, मान लीजिए संदर्भ पूछा हुआ है, तो हमको यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा, क्या, संदर्भ। अब देखिए जैसे ही हेडिंग डालेंगे, ठीक है, जब भी हेडिंग डालेंगे हम लोग, तो इसमें लिखने का तरीका होता है, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं से भी चालू किया जाता है लिखना, तो ऐसे ही स्टार्ट करके एक सिंबल लगाया जाता है, इसके बाद ही चालू किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यह सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, यह सिंबल होता है, ठीक है, और जहाँ पे समाप्त किया जाता है वहाँ का सिंबल कैसा होता है, ऐसे। ठीक है ना, तो दो सिंबल होते हैं। यहाँ से चालू करेंगे तो इसी के नीचे लिखना चालू करेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो इसमें भी तुम लोगों को मैं बताऊं, ध्यान सुनना, कुछ लोगों के मन में रहता है कि बहुत दूर दूर लिखना है। कैसे लिखना है, बहुत दूर दूर लिखना है। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि इतना दूर अब इंचिंग टेप लगा के लगे नापने। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, तुमको अगर दूर दूर लिखना है तो दूर दूर लिखने का मतलब कि स्पष्ट लिखना है। क्या लिखना है, स्पष्ट। जैसे कि देखो प्रस्तुत लिखा हुआ है, गद्यांश लिखा हुआ है, इनके बीच में प्रॉपर क्या है, डिस्टेंस है, प्रॉपर डिस्टेंस है। अब ये नहीं कि अगर मैंने कह दिया कि लिखने के लिए तो अब लिखोगे प्रस्तुत एकदम छोटा छोटा एक ही में सटा सटा के, फिर यहीं से गद्यांश लिख दिए, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। थोड़ा सा क्या होना चाहिए कि इनके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, ताकि सारे के सारे शब्द क्या हो, अलग अलग पता चले। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीज़ हमको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रस्तुत, यहाँ पे त रहेगा, प्रस्तुत, ऐसे प्रस्तुत हो गया। अब थोड़ा सा गद्यांश, ठीक है, क्या हो गया, हाँ नहीं सॉरी, हाँ, प्रस्तुत गद्यांश। अगर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कहाँ मेंटेन करना चाहिए, तो डिस्टेंस हमको इनके बीच में जो अक्षर हैं उनके बीच में डिस्टेंस करोगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा स्पष्ट होगा। कोई भी चीज़ लिखोगे तो क्या होगा, स्पष्ट होगा। मान लीजिए अभी मेरा यहाँ पे प्रस्तुत गलत हो गया था, ठीक है, ऐसे हो गया था, ठीक है, तो अब आप लोग काटते तो कैसे काटते, हमको पता है, पूरा ऐसे ऐसे गोजिया देते, पूरा कट गया, यही ना। मगर काटने का तरीका यह नहीं होता है। अगर कहीं पे गलती भी हो जाती है, प्रस्तुत के बाद तो आ गया, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब उतने से क्या होगा कि यह गंदा नहीं दिखेगा और उस पर जो कापी चेक करने वाला होगा उसकी भी नज़र नहीं जाएगी, ठीक है। भले आपको लगता हो कि ऐसे मतलब नज़र चली जाएगी, नज़र जाएगी भी, तो तुम्हारा जो लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट और सुंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। जब भी अगर कोई भी प्रश्न है तो उसके बीच में यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से 2 लाइन छोड़ के अगला प्रश्न लिखना चालू करो। अगर मान लो यही पेज भरने वाला है, क्या करने वाला है, भरने वाला है, और 2 लाइन या 3 लाइन बचा हुआ है, तो वहाँ से नया प्रश्न मत चालू करना, ठीक है। 3 लाइन बचा हो तो मत चालू करना, 4 लाइन भी बचा हो अगर, ठीक है, तो मत चालू करना। अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो मत चालू करना, अगर छोटा है तो मैनेज कर लेना, ठीक है। अगर मान लो अति लघु उत्तरी है या छोटा प्रश्न है, उसका उत्तर 2 लाइन में 3 लाइन में आ जाए तो उसको यहाँ पे जैन उसका क्या करोगे, नीचे लिख लेना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। बाकी अगर तुमको लगे कि इस पेज पे ना आ पाए, दूसरे पेज पे जाएगा, तो उसको एक नए सिरे से नए पेज पे चालू करना, ठीक है। अब जब भी हेडिंग वगैरह लिखा करो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो एक और तरीका होता है प्रश्नोत्तर लिखने का। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के बताऊं, ये भी सही है, गलत नहीं है। ऐसा मत कि हम अगर लिख के आ गए तो ऐसा मत सोचना कि नहीं अब हमारा क्या होगा, हमारा तो बहुत गलत हो गया। कुछ लोग इधर ना लिख के सीधे ऊपर लिखते हैं, ऐसे प्रश्नोत्तर, ठीक है,
प्रश्नोत्तर मान लीजिए 21 है, ऐसे इसको हेडिंग कर दिए, ठीक है, प्रश्नोत्तर। फिर नीचे से इसका जो हेडिंग वगैरह है, मान लीजिए कि हमको चरित्र चित्रण करना है तो हम लिखेंगे कि वो बहुत ही समझदार, हाँ जय हिंद, ठीक है, समझदार व्यक्ति हैं तो समझदारी और गुणवान, मान लीजिए किसी का चरित्र चित्रण लिख रहे हो तो ऐसे हेडिंग किए। अब नीचे से लिखना चालू करोगे, हाँ अक्षरों के बीच थोड़ा गैपिंग करना, ठीक है, इसकी आदत पहले मतलब हैबिट पहले से ही रहती है तो उसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब भी लिखिए स्पष्ट रूप से लिखिए, ठीक है। हिंदी में देखो जीवन परिचय याद करने के लिए, तो जीवन परिचय याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं ट्रिक वगैरह नहीं है। हाँ, जीवन परिचय के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तुमको एक छोटा सा ऐसे टेबल बना लेना, नाम याद कर लेना, पिताजी का नाम याद कर लेना, माता का नाम, जन्म स्थान किस सन में हुआ था और उनकी एजुकेशन क्या थी, एक दो रचना याद कर लेना। फिर उसको जब इतना एक छोटा सा टेबल बनाओगे, इस छोटे से टेबल को याद करने में जितना टाइम लगे तुमको, ठीक है, इसी छोटे से टेबल से पूरा जीवन परिचय करके हेडिंग लिखोगे तो एक पेज हो जाएगा कि इनका जन्म स्थान यह है, यहाँ पैदा हुए थे, इनके माता पिता का नाम यह था, इनके माता पिता का जो पेशा था यह था, पूरा लिखते जाओगे पूरा भर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में तो इतना लगेगा तुमको, मगर इसको नाम ना बस लिखे हो, पिता का नाम लिख दिए, माता का नाम, एजुकेशन लिख दिए, रचना लिख दिए, ठीक है। तो जब लिखना चालू करोगे तो पूरा पेज क्या हो जाएगा। तो ऐसे तुमको जीवन परिचय वगैरह क्या करनी होगी, तैयार करनी होगी। मैंने हिंदी पढ़ाया था, हिंदी की ग्रामर पढ़ाया था, तो ग्रामर में मैंने बताया था क्या क्या आ सकता है, सोठा वगैरह आएगा, दोहा होता है, छंद होता है, ठीक है, अलंकार वगैरह बताया था, समास बताया था, रस बताया था, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को तैयार कर लेना, वो सब आएंगे। अब हम लोग चलते हैं, हिंदी को कंप्लीट कर लिया हमने एक तरह से, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। हाँ, पहला पेपर किस चीज़ का है आप लोगों का, हिंदी का ही। तो देखो कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जब पेपर बाकी रहेगा तो 2-3 दिन पहले से बस हिंदी को पढ़ना चालू करना। अब कहोगे 3 दिन पहले से क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला पेपर अच्छा तो सब पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पहला पेपर लिख के आओगे, और चूँकि हिंदी है तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का वैसे ही हाई होना चाहिए, ठीक है। हाँ, निबंध भी आता है तो निबंध वगैरह एक भी प्रश्न छोड़ना मत। शुरू से ही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, ध्यान सुनिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि शुरू से ही लिखना चालू कर दोगे तो सही रहेगा। मान लीजिए बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं, तो आप भी धो लीजिएगा कि कहीं पे कुछ किसी का कोई दोस्त आपका लिख रहा हो, अगर उस पे से, मान लीजिए मैं चीटिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी अगर देखो बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है, मगर पूरा चीटिंग के भरोसे ही मत रहना, ठीक है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अपना खुद का तैयार करके जाओ, किसी अन्य के भरोसे ना बैठना पड़े, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज़, अब हम लोग पहुँचते हैं किस पे, मैथ पे। अच्छा, दूसरा पेपर किस चीज़ का है, मैथ का ही। चलो मैथ पे चलते हैं। जो मैथ है इसमें आपको क्या करना है कि हर चैप्टर के फार्मूले वगैरह, ठीक है, जैसे बारंबारता माध्यिका वगैरह से भी आता है, तो हल्के होते हैं, बस लोग उसमें चार्ट वगैरह से बहुत देख के डर जाते हैं, ठीक है। माध्यिका मध्यमान वगैरह है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लोग देख के पहले ही डर जाते हैं। वृत्त वगैरह वाला हो गया, रेखा वगैरह वाला हो गया, इधर शांत हो जाओ बाबू, इधर देखो गुलशन, देखो जो रेखा वगैरह वाला होता है तो इसको त्रिभुज वगैरह जो सर्वांग समता वगैरह होता है, तो इस पे आप लोगों को प्रश्न दे के जाना। और सबसे बेस्ट तरीका है मैथ का पेपर अच्छा करने के लिए कि उसका हम साल करके जाओ। मैथ में सब उसी के ऊपर आधारित आएगा। अगर 2024 का 7 पेपर होगा, 7 सेट, उसको लगाओगे तो पता चल जाएगा किस किस पे आधारित प्रश्न आ रहे हैं। बहुविकल्पी तो सभी कर ले जाओगे, मगर मैथ में 70 में 70 नंबर लाने का प्रयास करना, क्योंकि बहुविकल्पी सब कर ले जाते हैं। और 1 मिनट पूरा बहुविकल्पी करने के बाद एक बार रिवाइज करो, देखो कहीं गलती नहीं ना है। पेपर को एक बार दोहराया जरूर करो। हर पेपर के लास्ट में जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो एक बार देखो कौन सा प्रश्न छूट नहीं ना गया। कोई प्रश्न अगर छूट गया तो उसको लिखने का प्रयास करो। बाकी पेपर में अगर छूटा हुआ है तो कुछ भी लिख दो, मतलब उसी से रिलेट, ठीक है। मैथ में सवाल पूरा लगाओगे, बीच में नहीं छोड़ोगे। तो मैथ के लिए प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट रहेगा। हर
चैप्टर से उनके फार्मूले वगैरह देखते रहना, 2-3 प्रश्न डेली लगाते रहो अभी से, हर चैप्टर से। कहने का मतलब कि अभी से पूरा किताब तो पढ़ नहीं पाओगे, विद्या वगैरह लिए ही होगे, तो हर चैप्टर से 2 प्रश्न 3 प्रश्न डेली लगाओ। 2 ही प्रश्न लगाओ, तुमको समझ में आ जाएगा। हर चैप्टर से 2-3 प्रश्न, इससे क्या होगा कि लगेगा तुमको सारा चैप्टर आ रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हर चैप्टर से लगाओगे तो 1-1 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से लगाओ, ठीक है। और साइंस में मैंने देखो तुम लोगों को तो सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ। साइंस में हमको लगता है कि तुम लोगों के लिए मैंने जितना पढ़ाया एनफ है। अभी भी पेपर देखोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि सब कुछ आ रहा है। हाँ, साइंस में मैंने जो विद्युत वाला चैप्टर पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊँगा, ठीक है। उन बहुविकल्पी प्रश्नों पे हम लोग मेहनत करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैंने पढ़ाया थोड़ा सा लास्ट में इस चैप्टर को, तो मुझे लग रहा है कि उतना बढ़िया से आप लोगों को आया नहीं है। मैंने तो बढ़िया से पढ़ाया, फिर भी हमको लगता है मगर आप लोग घर पे रिवीजन वगैरह नहीं करते हैं। कुछ बच्चे तो एकदम रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अभी पूछ रहा था तो किसी बच्ची से पूछा था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो उसको प्रतिरोध का मात्रक नहीं पता था। किसी से पूछा था विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक नहीं पता था, ठीक है। मगर ऐसे 2 ही 3 लोग थे, बाकी सभी का मैंने देखा कि अच्छा रिस्पांस था, ठीक है। जितने भी बच्चे थे, हमको लगा पूरा क्लास में 2 ही बच्चियाँ थी, वो भी बच्चियाँ। लड़कों को सबसे अच्छा रिस्पांस है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के। अखिलेश्वर, आप घर पे नहीं पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं? क्यों? आप बताते भी कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, रीजन होगा कुछ? कुछ नहीं है। तो देखिए साइंस में आप लोगों को क्या करना है, मैंने जितना पढ़ाया है, ध्यान सुन लीजिए एक बार। साइंस में मैंने जितना पढ़ाया है, आपको अपने से 10 प्रश्न बहुविकल्पी के डेली ऐसे देखते जाना है कि कौन सा है। अगर पढ़ने के लिए पढ़ लिए हो तब, एक बार साइंस की किताब पूरा खत्म हो गई होगी तो अब बहुविकल्पी प्रश्न 10 तो 20 उठा लिए, ऐसे पढ़ लिए इसका उत्तर कौन सा है, ऐसे देखते जाओ, ठीक है। बाकी मैंने मुकुलन पढ़ाया है, बाकी जो भी अभी विकृति गंधिता वगैरह सब कुछ पढ़ाया है, उसको एक बार पढ़ो, डेली पढ़ते जाओ। अपना टारगेट बना लो कि एक दिन में हमको इस चैप्टर को पढ़ना है, उससे जाना है। अगर पढ़ लिए हो, याद हो गया है, तो एक बार उससे गुजरो। रिवीजन करना है, रिवीजन मतलब उसको पढ़ लो, एक बार पढ़ते जाओ। एक बार ऊपर से चालू करो, नीचे पढ़ते जाओ, पेज पलट दो, फिर पढ़ते जाओ। वो बैठ के याद नहीं करने लगना है। हाँ, जिनको नहीं याद है वो भाई कुछ याद करेंगे। इक्वेशन वगैरह संतुलित करने के लिए आता है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इक्वेशन संतुलित करने के लिए जो आता है उसको आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं, बायोलॉजी की, फिजिक्स में सवाल 1-2 लगा सकते हो, केमिस्ट्री में इक्वेशन संतुलित कर सकते हो। बाकी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वगैरह मैंने जो भी सारी चीज़ें बताया, योगात्मक अभिक्रिया, उनको आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। IPSC नाम भी मैंने बताया था, ठीक है। IPSC नाम वगैरह भी लिखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैंने सब कुछ जो भी पढ़ाया उसको बढ़िया से तैयार करना है। उसमें भी लिखने का तरीका यही होगा जैसे हिंदी में बताया था, हेडिंग लिखे। अगर हेडिंग के अंदर हेडिंग बहुत सारी हैं तो नीचे से लिखते जाना। तो अब देखो मैंने 3 चीज़ें बताई। हम लोग की मैथ हो गई, साइंस हो गई, हिंदी हो गई। अब मैं बताने वाला हूँ सोशल साइंस के बारे में। देखो जो सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस में हमको एक चीज़ का ध्यान देना होता है। इसमें कुछ डेट वगैरह होती हैं, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों का मतलब समझना चाहिए। अगर मतलब समझ में आता है तो आप अपने मन से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। आपकी समझ कैसी है सोशल साइंस को लेके। सोशल साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मानी जाती है। CBSE बोर्ड में तो इसके टीचर ही नहीं मिलते जल्दी, UP बोर्ड में तो सभी लोग टीचर बन जाते हैं जिनको सोशल साइंस आए या ना आए। मगर सोशल साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि हम लोग साइंस को देते हैं, मैथ को देते हैं, इंग्लिश को देते हैं, ठीक है। सोशल साइंस इनसे भी एबव है। तो सोशल साइंस में क्या होता है, भूगोल होता है, इतिहास होता है, नागरिक शास्त्र होता है और शास्त्र होता है, यही सब होता है, ठीक है ना। तो इतिहास वगैरह में जो पहले की घटनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। जो भी प्रश्न आए उसको पढ़े होंगे आप लोग। औद्योगिकरण वगैरह भी होगा आप लोगों में, ठीक है, क्रांति वगैरह भी होगी। तो इन सब चीज़ों को अगर जानते हैं तो उसके बारे में आप अपने से, अगर
प्रश्न में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रश्न में बता देगा कि इसके बारे में लिखना है, बस उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत अपने से भी अपना जो ज्ञान है उसी में पूरा उड़ेल के आइएगा। उड़ेल के आने का मतलब लिख के आइएगा, नंबर जरूर मिलेंगे। सोशल साइंस में जो भी आपको समझ है सारे प्रश्न को लिख के आइएगा, नंबर आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न सोशल साइंस में मत छोड़ना। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा नंबर ग्रामर से होता है। ग्रामर में तो हमको लगता है रविंद्र से ही सब कुछ पढ़ाई दिए होंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं होगा। एप्लीकेशन राइटिंग से लेके जो भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, जो भी नाउन प्रोनाउन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सब कुछ पढ़ा दिए होंगे। ठीक है, हाँ, उसमें थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी है। कहाँ? क्वेश्चन आंसर राइटिंग में। पोएम आती है या तो सेंट्रल आइडिया आएगा, तो उसको भी आप लोग तैयार करके अभी से तैयार किए रहिए, अब ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि आपका इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। अब देखो संस्कृत के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं उसमें आता है एक संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए, संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए। तो जैसे हम लोग सेंट्रल आइडिया होता है, पोएम दी रहती है, तो पोएम मतलब कोई 4 लाइन की पोएम दे दी, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है कि नहीं करना होता है, कि इसमें कवि ये कर रहे हैं, कवि की भावनाएं यह है। लिखते हो कि नहीं तुम लोग? कवि की भावनाओं को परिचित, मतलब क्या क्या कवि कहना चाहता है, वो ऐसे ही पोएम दिया रहेगा, उसमें पोएट क्या कहना चाहता है इंग्लिश में दिया रहता है, तो हम लोग लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया होता है, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना, तो वैसे ही संस्कृत में दिया रहेगा और उसको हमको एक्सप्लेनेशन संस्कृत में करना रहता है कि आप उसका मतलब संस्कृत में क्या समझे। तो संस्कृत में लिखेंगे कि जो भी चीज़ समझ रहे हो आप, तो उसको संस्कृत में लिखना होता है, वो संस्कृत में अर्थ हो गया। समझ में आ गया? संस्कृत में भी व्याकरण वगैरह है, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, एक ही सब्जेक्ट बची हुई है, हाँ, कला। तो कला के बारे में तो सभी लोग, कला ही जीवन है। ठीक है, तो सभी लोग कलाकार हैं। देखो नहीं, सभी लोग अपने जीवन के कलाकार हैं। आपका जीवन, आपकी लाइफ एक गीली मिट्टी के समान है, उसको जैसा शेप देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कला केवल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे अंदर एक कमी है, मान लीजिए कि मैं गुस्सा बहुत जल्दी होता हूँ। तो अब देखो जीवन की कला ऐसी है कि इसमें गुस्सा आपको आती है, फिर भी घर के सामने, समाज के सामने आपको मतलब थोड़ा सा कूल बनना पड़ेगा ना। अब सबके जगह गुस्सा दिखाते थोड़ी चलोगे, तो अपने आप को शांत रखना भी क्या एक कला है। एक निर्वाह करना, अच्छे से रहना। देखो मन में बहुत सारे गलत थॉट्स आते होंगे, अच्छे थॉट्स आते होंगे। ठीक है, तो अब देखो अपनी लड़ाई खुद से होती है, हमको हमेशा अपने से लड़ के उस पर विजय पाना भी क्या है, कला है। हमको अपने विचारों को नियंत्रित करना पड़ता है। मेरे मन में अगर कोई गलत चीज़ आ रही है, हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर बाद में पछता रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, फिर आ रही है, फिर पछता रहा हूँ, लड़ के। कभी कभी निगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर कुछ चीज़ पॉजिटिव होती है तो फिर हम लोग ड्रॉबैक हो जाते हैं। ठीक है, फिर पॉजिटिव चीज़ क्या होती है कि उस पर हावी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारी निगेटिव पॉजिटिव फीलिंग हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं, और आप जैसा सोचोगे वही फीलिंग्स मजबूत होती जाएगी। तो जैसे इसमें कुछ बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि क्या होगा, हमारा पेपर बहुत ख़राब जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं। हमको सोचना क्या है, पॉजिटिव सोचना है। अगर हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके साथ। अगर निगेटिव सोचेंगे तो आपके लाइफ में जितनी भी निगेटिव चीज़ें हुई हैं, दिमाग हमारा वैसा है, 2 लोग काम करते हैं, एक पॉजिटिव वर्कर है, एक निगेटिव वर्कर। जैसे ही निगेटिव चीज़ें सोचेंगे, निगेटिव वाला घींच के लेके आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कुछ कह रहा हूँ, अब मेरी बातें किसी को बुरी लग गई इसी में से, तो अब उस बच्चे का दिमाग क्या करेगा, मेरी जितनी भी बुराइयां रहेंगी, जितनी भी बुरी चीज़ें रही होंगी, उसके सामने उसका माइंड ड्रा करके लेके आ जाएगा। ठीक है, और उसको बस मेरे अंदर क्या दिखेगा, बुराई ही दिखेगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। आप पढ़ने आते हो तो पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो देखो जिस चीज़ के लिए आते हैं उसी को फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई पे एक चीज़, पढ़ाई में देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है। पढ़ाई करने के लिए आप जब पढ़ने बैठते होंगे तो मन इधर उधर भागता होगा। ठीक है, लगता होगा कि अरे बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। पढ़ाई के लिए एकाग्रता जरूरी है, एकांत जरूरी है। जैसे आप लोग एक सन्यासी के समान हैं,
किसके समान है? सन्यासी के। सन्यासी का जीवन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े पे ध्यान नहीं देता, बहुत ज़्यादा अपने लुक पे ध्यान नहीं देता। दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई है, नाखून बढ़े हुए हैं, बाल बढ़े हुए, जटाधारी है, कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनता, ठीक है। लुंगी में ही काम चल जाएगा, जो भी गमछा वगैरह है उसी में काम उसका चल जाता है। अब के बच्चे, जब तक फ़ोन नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा, जब तक ये नहीं घड़ी नहीं रहेगी डिजिटल वाली तब तक काम नहीं चलेगी, ठीक है। लड़कियों को तो डिजिटल घड़ी चाहिए होता है, हमने देखा है बहुतों को पनी रहती है हमेशा, ठीक है। तो काफ़ी अब तो और बच्चे हैं जो उनको लैपटॉप चाहिए, सीधे पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप चाहिए, ठीक है। मैंने वैसे भी बच्चों को देखा है कि जो बिना बुक वाले भी हैं, हम भी उसी में थे। हम लोग क्या करते थे कि 11th में पढ़ता था तो जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं एक्सरसाइज, उसको प्रिंट करवा के काम चलाते थे। चैप्टर सर पढ़ाते थे तो क्वेश्चन वगैरह हम लोग अपना सॉल्व करते थे। तो वही चीज़ आप लोगों को क्या करना है कि जब भी पढ़ने बैठिए तो उसमें 45 मिनट के बाद एक ब्रेक ले लीजिए। वो ब्रेक कैसा होगा, ध्यान सुनिए। ब्रेक लेने का मतलब थोड़ा सा टहल लीजिए, टहल के आके फिर से बैठ जाइए। माइंड करेगा नहीं अब नहीं बैठना है, पैर तो इसी में बहुत दर्द कर रहा था, उतना पढ़े ना, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं या थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। नहीं, फिर से 5 मिनट घूम के आओ, फिर से आके बैठ जाओ और दिमाग को बुलवाते रहो। दिमाग हमारा बहुत बेवकूफ़ है, इसको बुलवाओगे, अरे बस अभी पढ़ के उठते हैं, जब उठाना होगा तुमको उठा लेगा, वो तुमको बैठने नहीं देगा जल्दी, ठीक है ना। उठाने के लिए बहुत जल्दी उठाएगा तुमको, मगर बैठने के लिए बैठने नहीं देगा। बोलो उसको कि नहीं अभी हम बैठ के फिर से उठेंगे, तो फिर बैठोगे पढ़ने के लिए तो मन करेगा पढ़ने के लिए। अब पढ़ते तुम लोगों को टाइम हो जाएगा 45 मिनट, फिर नहीं पता चलेगा, फिर जाओ अच्छा 5 मिनट ब्रेक ले लिए। अब दिमाग कहेगा नहीं 5 मिनट, इस बार 5 मिनट और बढ़ा लेते हैं, 10 मिनट कर लेते हैं। तो अगर 10 मिनट किए तो कहेगा 5 मिनट और बढ़ा देते हैं, 15 मिनट खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। एकदम बैठो, पढ़ाई करने बैठो, कॉपी खोल के उसमें पढ़ो, देखते रहो, कुछ ना कुछ तो करते रहो, कॉपी पे मन करने लगेगा। पेपर जितना नज़दीक आएगा तुमको लगेगा उतना तेज याद हो रहा है। जितना हम लोग पढ़ाई पेपर जब रह जाता है 3 दिन में 4 दिन में करते हैं, ठीक है, उतना पूरे साल में नहीं करते। इसका रीज़न जानते हो क्या? जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हम पूरा कॉपी किताब पूरा खोल के पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरा हर एक चीज़, हर एक प्रश्न को जल्दी जल्दी सही निगाह से देखते हैं। तो ये सोच के पढ़ो कि कल ही तुम्हारा पेपर है। जब भी बैठो पढ़ने तो ये सोचो कि कल तुम्हारा पेपर है, हमको कितना पढ़ना है। तो प्री बोर्ड 10 तारीख से चालू हो रहा है ना, तो सोच लो कि एकदम वह हमारा पेपर है, ठीक है। इसीलिए पूरा एक एक चैप्टर पढ़ डालो तुम लोग। तो यहीं पे हम रोकते हैं इसको। अब इसके बाद हम बताएंगे जो जो प्रश्न आप लोगों को पूछने हैं, मन में कुछ राइज हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करें, यही सब चीज़ें। तो चलो उसके बारे में भी हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। किसी को पूछना है? हाँ, इसको लो, बस आवाज़ आएगी तुम्हारी। जी बोलो, क्या पूछना चाहते हो? पूछो प्रश्न अपना। योग लगा के भाई ले लो, हाथ में लेके पूछो। पूछो क्या पूछना चाहते हो? बंद कर दो उसको, नहीं पूछना है तुम तो। चलो बंद करके पूछ लो। बोले? हाँ बोलो। सर याद करते हैं पर भूल याद कैसे, उसे याद करें, हरदम याद कैसे नहीं? याद करने के लिए लिख के याद करो। जब हाँ लिखोगे तो दिमाग में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अगर देखो याद कर रहे हो भूल जा रहे हो तो लिख के याद करो। अच्छा बहुत ज़्यादा सोचोगे बहुत ज़्यादा तो नहीं, जब लिख के याद करोगे 1-2 बार, या तो ऐसे भूल जा रहे हो थोड़ा सा देखो अरे जीवा स्मृति का उपयोग करो, थोड़ा बोल के पढ़ो, तब बोल के पढ़ोगे तभी भी याद होगा। या तो कहा जाता है कि अगर हम लोग कुछ याद कर रहे हैं तो जिसे हम लोग का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग चलते हुए याद करें। कॉपी ले लो, चलते हुए पढ़ो, उसको पढ़ते हुए याद करते रहो, ऐसे घूमते रहो घर में। अगर घर में हो तो ऐसे उसको पढ़ते रहो चलते हुए, ठीक है। तो बहुत तब दिमाग ज़्यादा काम करता है जब चलते हुए हम याद करते हैं। तो
उसको आप चलते हुए याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हमको याद करना है कोई भी चीज़, विकृत गणित याद करना है या संचारण याद करना है, तो उसको हम पढ़ते रहें, पढ़ के एक लाइन पढ़ लिए, उसको अब रिवीजन करो ऐसे घूमते हुए, फिर पढ़ लिए, फिर घूमते रहो ऐसे। और किसी का प्रश्न है? पूछो पूछो, क्या बात पूछो। हम तो लगा तो कब घरे कब ये रहा लगा तो खेला होगा का यार को कथा कलाकारी का लगा हुआ में रोक देते हैं।